ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमारी ये सेकंड क्लास, और अगेन हम लोग यहाँ पर बहुत सारा आज थ्योरी ही पढ़ रहे होंगे। करीब करीब 3 लेक्चर के बाद हम लोग पहुंचेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर, तब देखा जाएगा क्या करना है, बट अभी तो ये थ्योरेटिकल सेक्शन ही है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से विलियम क्रुक्स ट्यूब में जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया और कैथोड रे का डिस्कवरी किया। किस तरह से थॉमसन ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा, उसका चार्ज और मास का कैलकुलेशन हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पर हमने चर्चा की, और साथ में यह भी पढ़ा कि उसी क्रुक्स ट्यूब में गोल्डस्टाइन ने एनोड रे का डिस्कवरी किया। फिर मैंने आपको बताया कि कैथोड रे और एनोड रे के साथ साथ जो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला, क्योंकि एनोड रे में मैंने कहा था एनोड रे प्रोटॉन तो नहीं है, बट अगर उसमें हाइड्रोजन गैस भरा हो H गैस, तो वहां प्रोटॉन भी मिल सकता है। और थॉमसन साहब ने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल जैसा कुछ होता है। पुडिंग तो होप आप समझते हैं, प्लम पुडिंग, जो पुडिंग है उसके अंदर प्लम्स एम्बेडेड हैं, या वाटरमेलन कह लो कि वाटरमेलन में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। बट चूंकि थॉमसन्स एटम जो है उसमें न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस कहीं भी नहीं था, इसलिए थॉमसन्स मॉडल के बारे में कहा गया कि यह गलत कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिर किस प्रकार से न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्कवरी रिलेटेड है अल्फा पार्टिकल से। आपको एक जानकारी दूं कि यह अल्फा पार्टिकल कहां से आया। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में यह कहूंगा कि जिस समय यह सारा डिस्कवरी हो रहा था, उसी समय आपके बेकुरल नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था उसी दौरान। और आपको पता है कि, जरा ध्यान दीजिएगा, कि जिस समय यह सारा डिस्कवरी हमारा चल रहा था, तो उसी समय हेनरी बेकुरल, यह साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बेकुरल ने जो है डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ोगे डिटेल में। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। बट रेडियो एक्टिविटी में जो है, रेडियो एक्टिविटी में यह पाया गया था कि कुछ एटम किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस दौरान वो 3 तरह के पार्टिकल को रिलीज करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हमें इनके डिटेल में नहीं जाना है, इनका डिटेल क्लास 12th में है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये था कि जब वहां पर एक अनस्टेबल एटम दूसरे स्टेबल एटम में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस का नाम रेडियो एक्टिविटी कहा गया, जो हेनरी बेकुरल ने डिस्कवर किया। और पाया गया कि उस दौरान इस प्रकार के ये रेडिएशंस रिलीज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुम्हारा जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ और नहीं, वो आपका जो हीलियम एटम होता है ना, उसका डबली चार्ज्ड आयन होता है, He++। जैसे हीलियम क्या होता है, आपका हीलियम होता है 2He4, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, प्रोटॉन का नंबर 2 है, न्यूट्रॉन का नंबर भी 4 - 2 मतलब 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए जाएं, तो जो बचा He++, इसको कहा गया था अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल जो है वो एक प्रकार से हीलियम का न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका हीलियम का एटम है, हीलियम एटम। और अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं, तो जो बचेगा He++, वो क्या होगा? बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। तो पहले तो आप लोग जरा ये जान लो कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का जो मास है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। अगर न्यूक्लियस बचा है तो प्रोटॉन अभी भी 2 हैं, तो एटॉमिक नंबर 2 है, और मास नंबर 4 है, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है।
तो आपका जो He++ है या अल्फा पार्टिकल, उसका मास 4 यूनिट होता है। कोई मुझे बताएगा कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना टाइम्स होता है? जरा सोच के बताओ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाउ मच टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। जरा सोचिए इसके बारे में। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास का 4 गुना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 यूनिट होता है। इनफैक्ट ये भी कह सकते हो कि 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1 होता है। प्रोटॉन लगभग 1 होता है। तो कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल का मास हाइड्रोजन के मास का 4 गुना या 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का। अच्छा, तो अल्फा पार्टिकल तो ये हैं। अच्छा, अब पॉइंट आता है बीटा पार्टिकल क्या हैं। बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको ऐसे लिखा जाता है। बीटा पार्टिकल जो है -1e0 लिखा जाता है। तो इन पर चार्ज, जैसे यहां चार्ज +2 था, यहां चार्ज -1 है, और मास लगभग 0 है, ऑलमोस्ट लगभग 0 है। गामा, ये रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक प्रकार की एनर्जी है। तो मैं जरा दोबारा बता रहा हूं कि जिस समय न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो रहा था या उस पर रिसर्च चल रही थी, उसी समय हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और 2-3 हमें पार्टिकल वहां मिले। अल्फा पार्टिकल, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, एटॉमिक मास 4 यूनिट है, प्रोटॉन या हाइड्रोजन का 4 गुना, और चार्ज जो है +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल पर 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, मास ऑलमोस्ट 0 है। गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और बस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर कोई चार्ज या मास नहीं है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अल्फा पार्टिकल का नाम अल्फा पार्टिकल किसने रखा था? ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बस डिस्कस कर रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल का नाम अल्फा पार्टिकल किसने रखा था। अगर किसी को आइडिया है तो जरा नाम बताओ। तो अल्फा पार्टिकल का नाम अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने रखा था। पार्टिकल की डिस्कवरी किसी और ने की है, लेकिन इनका नाम अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने रखा था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का ही इस्तेमाल क्यों किया? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में अल्फा पार्टिकल का ही इस्तेमाल क्यों किया? उसका कारण है कि भाई अल्फा पार्टिकल का नाम उन्होंने ने रखा था, तो वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो अल्फा पार्टिकल को लेके करते थे, क्योंकि उनके लिए अल्फा पार्टिकल बड़ा स्पेशल था। अल्फा पार्टिकल उनको बड़ा स्पेशल लगता था क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, उनको अपनापन फील होता था कि भाई अल्फा पार्टिकल तो मेरा है, मैंने डिस्कवर किया है। तो एक छोटी सी बात है, मतलब ये ज्यादा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, बट यही कारण है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल की ही मदद से न्यूक्लियस डिस्कवर किया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नाम रदरफोर्ड ने रखा। आगे चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी बताऊं, हालांकि हम लोग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के बारे में क्लास 12th में रेडियो एक्टिविटी इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन पता है अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? अल्फा पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी से मूव करता है? किसी को आइडिया? हालांकि अभी हमारा कंसर्न ये नहीं है, हम अभी अल्फा पार्टिकल नहीं डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल का स्पीड पता है कितना होता है? स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, हां कोई आइडिया? यस, करीब करीब ये 10 से 20% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट करीब करीब 10 to 20% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। करीब करीब 15,000 से 27,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, लगभग। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट के दौरान एग्जैक्ट पता चलेगा, बट अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। और किसी को पता है कि जब तुम गन शूट करते हो, जब गोली चलाते हो, तो उस गन की या बुलेट की स्पीड कितनी होती है? एनी आइडिया?
किसी को पता है? मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड, 5 to 7 इतनी हो सकती है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी ही होगी। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि इमेजिन करो कि अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी है। अगर सोचो अल्फा पार्टिकल किसी को स्ट्राइक करे, तो कितनी तेजी से वो उसके आर पार बाहर चला जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना? हाँ, ये इमेजिन करके रखना, क्योंकि आज के डिस्कशन में हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा अल्फा पार्टिकल जो इस स्पीड से मूव कर रहा है, वो अगर किसी चीज से टकराएगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका हश्र क्या होगा। तो जरा मुझे ओके करो कि आपको अल्फा पार्टिकल समझ में आया। बाकी इसका डिटेल 12th में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं चलते हैं। और आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, वो आप उससे लिखिएगा, सो डोंट वरी। अब आता हूं मैं जरा न्यूट्रॉन के डिस्कवरी पर। आपको बताना चाहूंगा कि न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है, यह डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने। साइंटिस्ट का जो नाम है जेम्स चैडविक, करीब 1932 में। और इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की थी? ध्यान रखना, जब उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया है उस समय रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हो चुका था। मतलब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल हमें मालूम था क्या होता है। उन्होंने किया क्या था? उन्होंने बेरिलियम के एटम पर अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया था। ध्यान देना, यह रिएक्शन है। 2He4 कुछ और नहीं, अल्फा पार्टिकल है। और यह जो बाहर निकला है, इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या किया था? बेरिलियम के एटम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, ओके। और उससे जो बेरिलियम का एटम है वो कार्बन में कन्वर्ट हुआ और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। अगर तुम ध्यान दो तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। कैसे? ध्यान रखना, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं इनका चार्ज और मास बैलेंस किया जाता है। क्या बैलेंस किया जाता है? ये आप क्लास 12th में रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे भी आगे चलकर। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनमें चार्ज और मास की बैलेंसिंग होती है। आप अगर ध्यान दें, सो बेरिलियम 4 बेरिलियम 9, एटॉमिक मास इज 9 एंड एटॉमिक नंबर इज 4, एंड इन केस ऑफ हीलियम इट इज 2He4। तो अगर तुम सम करो तो ये 4 और ये 2 6 है, यहां भी 6 और ये 0 मिलाकर 6 है। एटॉमिक मास में 9 और 4 13 है, 9 और 4 13 है, और यहां भी 12 और 1 13 है। तो उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल को अटैक किया, वो कार्बन में कन्वर्ट हुआ और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं कि न्यूट्रॉन का भी चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा था, तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर आप ध्यान दें, देखिए यहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया जिसके बारे में यहां लिखा है कि वो पोलोनियम का इस्तेमाल उन्होंने किया था। एक्चुअली जो तुमको अल्फा पार्टिकल मिलेगा, भाई अल्फा पार्टिकल चाहिए ना, तो अल्फा पार्टिकल तो कोई रेडियो एलिमेंट ही देगा जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो उसको उन्होंने पोलोनियम सोर्स का इस्तेमाल किया। उससे जो अल्फा पार्टिकल निकले उनको बेरिलियम पर अटैक कराया, तो डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन। और इसके आगे जो आपको दिख रहा है ना, इसका फिलहाल आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेरिलियम पर अल्फा का अटैक हुआ, न्यूट्रॉन निकला। लेकिन का मतलब उन्होंने यह भी किया था कि न्यूट्रॉन को अगर पैराफिन से पास करें तो प्रोटॉन मिल जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन जो है उसको अगर पैराफिन से पास करें, अब पैराफिन से पास करने पर क्या फायदा है? पैराफिन का मतलब एल्केन, तो वहां से मिलेगा H+, और वो H+ जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करके प्रोटॉन बना लेगा, जिसका कि लैब में हम डिटेक्शन ये गीगर काउंटर से करते हैं। गीगर साहब जो है ना, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट गीगर। गीगर साहब के नाम पर गीगर काउंटर है। आज भी रेडियो एक्टिविटी मटेरियल फॉरेंसिक लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उन्हीं के नाम पर ये गीगर काउंटर बोला जाता है। गीगर काउंटर जो पता करता है कितने अल्फा, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन पर सेकंड अटैक कर रहे हैं। अर्नेस्ट गीगर। फिलहाल तुम्हें इन लोगों से मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बात से मतलब है
कि पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल मिले, उनको बेरिलियम पर अटैक कराया और उससे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो ये तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी था। ओके, क्लियर है? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। जरा देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है उसको -1e0 या बीटा ऐसे लिखते हैं, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो -1e0 या बीटा, इसका इतना मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और अगर AMU में देखो तो ये है 0.000548 AMU, तो लगभग कह सकते हो कि नेग्लिजिबल मास का होता है। रही बात चार्ज की, तो -1.6 10⁻19 कूलाम्ब में है, जो कि MKS यूनिट होती है। कूलाम्ब तुम्हारा चार्ज का MKS यूनिट है। और अगर हम बात करें CGS यूनिट में, तो यहां पर देखो -4.8 10⁻10 ESU लिखा है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि जो ESU लिखा है, इस टर्म का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, और ये आपका CGS यूनिट होता है चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन का मास ये है, AMU में इतना है 0.005, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। चार्ज कूलाम्ब में 1.6 10⁻19 और ESUs में 4.8 इंटू 10⁻10। और इलेक्ट्रॉन को इन लोगों ने मिलकर सब डिस्कवर किया 1887 में करीब, फाइनली। मतलब इलेक्ट्रॉन का नाम वगैरह सब कुछ आ गया। फॉर प्रोटॉन, जिसको 1H1 से लिखा जाता है, 1H1, दिस इज योर प्रोटॉन, इतना मास है -1.67 इंटू 10⁻27। अगर आप लोगों को याद हो तो लगभग यही 1 AMU था। इनफैक्ट 1.00757 AMU प्रोटॉन का मास। चार्ज एग्जैक्टली उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, बस अंतर है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। और इसको डिस्कवर किया गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड। गोल्डस्टाइन ने एनोड रे डिस्कवर किया और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। फिर आता है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल है। मास इसका भी लगभग 1.00893 AMU है। अच्छा, ध्यान रखना 1 AMU इतना होता है, 1/अवोगाड्रो नंबर पढ़ा है ना हम लोगों ने कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/अवोगाड्रो नंबर। तो 1 AMU 1.66 10⁻27 kg है, जबकि प्रोटॉन 1.007 है और न्यूट्रॉन 1.008 है। न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है, इसलिए 0 डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने 1932 में। जरा मुझे कोई बताएगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में किसका मास सबसे ज्यादा है? जरा सोचो और बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा जो मास है वो किसका है? यस, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में तो सबसे ज्यादा मास जो है वो प्रोटॉन का है। मास ऑफ न्यूट्रॉन is more than mass of proton is more than mass of electron। न्यूट्रॉन का मास 1.008 AMU है, जबकि ये 1.007 है और ये 0.0005 है। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा, अगर आप देखो तो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितने टाइम्स है? तो अगर चेक करोगे तो करीब करीब 1936 टाइम्स।
तुम्हारे प्रोटॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन के मास का, इलेक्ट्रॉन के मास का करीब 1936 टाइम्स, सॉरी 1836 टाइम्स है, या कुछ जगहों पर 1837 भी लिखा है, चलेगा, दोनों चलेगा, 1837 1836 वो चलेगा। और सिंपल रेशियो निकाल लो ना, आपके पास दोनों का तो मास है। अच्छा एक और बात जो पीछे बता चुका हूं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल is 4 times mass of proton, so it is 4 times 1836 times mass of electron। तो ये तुम रिलेशंस का जरा केयर करिएगा। अब मुझे आप बताइए कि आपको क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबसे हैवी न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, और चार्जेस तो आपने देख ही लिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इस बात को केयर करिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर है, अगर एमकेएस में लोगे तो 1.6 × -19 कूलम, और सीजीएस में लोगे तो 4.8 × 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। बाकी बहुत सारी कहानी फालतू की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम टू द पॉइंट बात करें जिसकी हमें जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी का। कोई बताएगा मुझे एक्सरे डिस्कवरी किसने किया? एक छोटा सा और आइडिया दे दूं आपको जरा जल्दी से, एक्स रेस का डिस्कवरी किसने किया था? एक्सरे ट्यूब्स में एक्सरे डिस्कवरी किसने किया? तो एक्सरे का डिस्कवरी किया था, देखो यहां पर लिखा है, रॉन्टजेन 1895 में डिस्कवर किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो एक्स रेज हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ट्रेवल विद द हाई स्पीड इन वैक्यूम, लगभग स्पीड ऑफ लाइट, लगभग स्पीड ऑफ लाइट। उनकी वेवलेंथ जो है 0.1 से 20 एंगस्ट्रॉम के बीच है, और हमारी आईज को वो नहीं दिखते हैं, इनविजिबल टू आवर आईज। दोबारा बोल दूं, रॉन्टजेन ने डिस्कवर किया एक्स रेस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैटर वेव्स तो किसी मैटर के ही थ्रू पास होंगी, या साउंड वेव जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जो साउंड वेव्स मैं बोल रहा हूं और किसी को सुनाई दे रहा है, तो साउंड वेव्स के लिए भी मैटर चाहिए। आपको पता होगा एयर के अंदर ईथर होता है, और वो ईथर की मदद से साउंड वेव्स एक के माउथ से दूसरे के ईयर तक पहुंचने का जो माध्यम है वो ईथर है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जैसे लाइट वेव। तो लाइट वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, शायद इसीलिए सन से लेकर अर्थ तक जब लाइट वेव्स आती हैं तो बीच में वैक्यूम भी होता है, और उस वैक्यूम से भी वो पास हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। वैक्यूम का मतलब किसी ने अगर पूछा है, वैक्यूम का मतलब निर्वात, शून्य, जहां कुछ नहीं है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं, हमारी आंखों को नहीं दिखती हैं, और एक्स रेस का क्या इस्तेमाल है ये मुझे बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो जो ये अगर आप एक्सरे लेते हो, मान लीजिए हमने अपने हाथ का अगर एक्सरे लिया, तो ये ऐसे इसीलिए दिखता है ना कि वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट करता है और बोन्स पर जाके स्ट्राइक करता है, बोन्स पर जाके स्ट्राइक करता है, इसीलिए हमारा जो स्केलेटन है वो हमको नजर आता है। खैर ये हमें जरूरत नहीं है, एक आइडिया दिया कि एक्सरे का रोल क्या है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सरेज हार्मफुल हैं, ऑब्वियसली हाईली, बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। लेकिन इसीलिए एक्सरे के दौरान एक्सपोजर हमारा बहुत कम होता है, क्योंकि एक तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, और दूसरी बात कि बहुत कम सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए डाला जाता है। बात करूंगा मैं यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट की, मूजले एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी, जरा समझिएगा मूजले साहब ने कैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। देखिए रॉन्टजेन साहब ने जब एक्सरे डिस्कवर किया, तो एक्सरे की डिस्कवरी के बाद मूजले साहब ने एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, हालांकि तुम लोगों को पता है कि परमाणु क्रमांक किसी एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। बट ये आया कहां से? तो मूजले साहब का एक्सपेरिमेंट जरा देखिए क्या था। उन्होंने क्या किया
कि एक मेटल टारगेट, दिस इज अ मेटल टारगेट विच इज रिप्लेसेबल, मतलब तुम यहां पर अलग अलग मेटल रख सकते हो। ये एक मेटल है, इस मेटल पर यहां से देखो सोर्स से कुछ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डाले गए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक बैटरी की मदद से। बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दो, बहुत सिंपल सा, कि एक हाई वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रॉन डाला गया किसमें, मेटल पर, तो देखा गया कि उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और पाया यह गया कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं यही रॉन्टेजन का एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली रॉन्टेजन का एक्सपेरिमेंट यही था जिसकी मदद से मूजले साहब ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। मूजले साहब ने क्या किया कि यहां पर अलग अलग मेटल लिया, कभी आयरन लिया, कभी गोल्ड लिया, कभी कॉपर लिया, कभी सिल्वर लिया, मतलब अलग अलग मेटल लिया और उससे मिलने वाले एक्स रेस का फ्रीक्वेंसी लिया और उन दोनों को ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। बात को समझो, उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट वहां पर मेटल टारगेट से, कि आपने एक बार मेटल लिया मान लो सिल्वर और उसका एटॉमिक नंबर Z1 और फ्रीक्वेंसी एक्स रे की आई ν1। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो समझते हो आप लोग, ठीक है। कॉपर लिया, एटॉमिक नंबर Z2, फ्रीक्वेंसी आई ν2। गोल्ड लिया, एटॉमिक नंबर Z3 और फ्रीक्वेंसी आया ν3। और इसको उन्होंने जब ग्राफिकली प्लॉट किया तो उनको एक एक्सप्रेशन मिला कि √ν इक्वल टू A टाइम्स Z-B। बात को समझिएगा, मतलब उनको ये मिला कि ये जो एक्स रेज डेवलप होती हैं अलग अलग मेटल टारगेट से, ये जो मेटल टारगेट एक्सपेरिमेंट में हम ले रहे थे उसमें अलग अलग मेटल टारगेट से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है एक्स रे की, वो आपकी इस तरह रिलेटेड है, जहां कि Z क्या है, एटॉमिक नंबर, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, ए और बी क्या है, कांस्टेंट हैं। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ए और बी हैं वो कांस्टेंट हैं जो आपको मूजलेज इक्वेशन मिला है। ओके, तो एक बड़ी सिंपल से बात है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लें अपने एग्जाम को देखते हुए, जेई को देखते हुए, हमें इस एक्सप्रेशन की जरूरत है जहां के √ν, आपको जो एक्सप्रेशन यहां दिया है, यहां पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है एक्स रे की, √ν। ओके, और ए और बी क्या है, ए और बी कांस्टेंट हैं, Z एटॉमिक नंबर है। अगर इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं जो आपके सामने है, तो √ν बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो √ν बराबर मैं लिख सकता हूं AZ-B। यहां पर आपका जो न्यू है उसको रखा गया y एक्सेस पर, z को रखा गया x एक्सेस पर, तो एक्सप्रेशन आया y बराबर mx-c। अरे √ν बराबर a टाइम्स Z-B है, अगर एक्सपांड करो तो √ν इक्वल टू AZ-B। z को रख दिया गया देखो यहां x एक्सेस पर, रूट ऑफ न्यू को रख दिया गया y एक्सेस पर, तो y बराबर -mx मिला, मतलब पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ। इंटरसेप्ट नीचे एक्सपेंड करोगे, ध्यान रखना ये 0 नहीं है, 0 वाला पॉइंट कहीं पीछे होगा, 0 यहां होगा, यहां देखो 10 लिखा हुआ है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो ये मूजले साहब का अपना कॉन्सेप्ट था कि जो एक्स रे डेवलप होती है उनका फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और शायद इसी आधार पर बाद में बोला भी गया था कि एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, जो आप बाद में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में। मुझे आप लोग जो है ना एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखो। ये सब जो लिखा है ना, ये सब जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन लिखा है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के ही बढ़ते क्रम में रखते हो। दूसरा, ये चार्ज है न्यूक्लियस पर, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो किसी न्यूक्लियस का जो चार्ज है, किसी न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के कारण है।
ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। आपको पता है ना कि न्यूट्रल एटम के लिए, फॉर न्यूट्रल एटम, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो चाहे कह लो तुम्हारे एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिसाइड करता है, या उसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है क्योंकि वो प्रोटॉन के कारण है, या प्रोटॉन्स की संख्या है न्यूक्लियस में, या अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। तो एक काम कर डालो, ये जो मूजलेज एक्सपेरिमेंट है, ये जो मूजलेज एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पर जरा एक क्वेश्चन है, ये इसको फटाफट सॉल्व करो। इनफैक्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। जल्दी से शुरू हो जाइए, इसको लिखिए और मूजलेज इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करिए। तो अच्छा, किसी का भी एक पॉइंट ये था कि सर यहां पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा ए बी, तो यस बिल्कुल ए बी आएगा, डोंट वरी। ये ए बी ही तुम्हारा कांस्टेंट सी है, जेड जो है वो एक्स एक्सिस पर है और जो ए है वो स्लोप है, और रूट न्यू की जगह वाई है, तो वो उतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाय लेमडा, जहां के लेमडा वेवलेंथ है और न्यू फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब कहता है कि जब इतने पिकोमीटर का वेवलेंथ मिला जब कॉपर को इस्तेमाल किया गया, तो अगर इस पहले एक्सप्रेशन को देखें, देखो फार्मूला क्या है, रूट न्यू बराबर ए टाइम्स जेड माइनस बी, ए टाइम्स जेड माइनस बी। पहली बार जब इतना पिकोमीटर वेवलेंथ है तो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो किस फार्मूले से, सी बाय लेमडा से, तो आ जाएगा न्यू बराबर सी बाई और जो लेमडा आपको दिया है। अब पॉइंट आता है यूनिट्स क्या रखें, यूनिट्स। तो अगर तुम वहां पर स्पीड ऑफ लाइट को 3 MK सिस्टम में 3 × 10⁸ रखते हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 178.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 मीटर, बिकॉज 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। आप समझ लो, उसके बाद आप कर सकते हो, खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा। तो एक बार जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁸ ये आपका स्पीड ऑफ लाइट MKS में हो गया, और ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी ν1 मिल गया। ऐसे समझो कि एक बार लिख सकते हो ν1 स्क्वायर रूट ऑफ ν1 बराबर a टाइम्स z माइनस बी, और z की जगह लिख सकते हो 29 क्योंकि कॉपर है। दूसरी बार लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ν2 बराबर a टाइम्स, और दूसरा एटम जो तुमने लिया है वो आपका मॉलिब्डेनम है, एटॉमिक नंबर 42 माइनस बी, और जो ν2 है दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 71 × 10⁻⁻12। मेरी बात को समझेगा। तो एक बार जब जो है, एक बार जब आप यहां पर इस फार्मूले को लगाएंगे तो एटॉमिक नंबर की जगह कॉपर के लिए 29 और फ्रीक्वेंसी ν1 बराबर सी बाई लेमडा, लेमडा पिकोमीटर में था तो मैंने मीटर में बदल दिया, तो ν1 ν2 मिल गया, z पता है दोनों बार। अब इनको अगर आप स्क्वायर कर लें और सॉल्व कर लें तो a और b मिल जाएगा। जरा मुझे आप लोग सोच कर बताओ कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सॉल्व कर लोगे इसके आगे, इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ आई बात? ओके। अच्छा, एक कोई मुझसे भी कह रहा था, अभी आप में से कोई मुझसे कह रहा था कि इसको हर्ट्ज में कैसे बदलेंगे। जैसे यहां पर देखो ए का जो आंसर है उसमें हर्ट्ज पावर 1/2 है, तो ये बड़ी सिंपल से बात है कि अगर तुम्हारा फार्मूला रूट न्यू बराबर ए जेड माइनस ए बी है तो ए, अच्छा जेड का कोई तो यूनिट होता नहीं है,
Z तो यूनिटलेस है भाई, Z यूनिटलेस है, समझ रहे हो ना, Z यूनिटलेस है क्योंकि Z एटॉमिक नंबर है बस, और जो A है उसका इकाई वही होगा जो रूट न्यू है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है, तो A का यूनिट रूट ऑफ हर्ट्ज होगा। बात समझ रहे हो, Z का इकाई होगा नहीं एटॉमिक नंबर का, तो A का यूनिट वही होगा जो रूट न्यू का होगा, ताकि AZ और न्यू दोनों सेम यूनिट में रहें। और A का यूनिट यहां भी रूट ऑफ हर्ट्ज होगा, तो B क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A का आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट ये रहेगा और B यूनिटलेस। और हर्ट्ज जो है वो MKS में ही फ्रीक्वेंसी का इकाई होता है, जो हमारा हर्ट्ज है वो MKS में ही इकाई होता है, इसीलिए मैंने सारे यहां पर जो डेटा रखे हैं वो MKS में रखे हैं। बाकी सॉल्व करिए तो आपका आंसर आएगा। अच्छा, सेकंड का आंसर तो आप लोगों ने सबने दे दिया होगा शायद, कि बोथ A एंड B आर इंडिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, क्योंकि A और B दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। जरा ओके करो, क्लियर। पहला वाला थोड़ा लेंदी था क्योंकि अभी बहुत सारा पॉइंट अभी आपने सीखा नहीं है, क्योंकि जस्ट टॉपिक शुरू किया है। और सेकंड तो होप आपने कर ही लिया होगा। हाँ, यूनिट्स में अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता सकता हूं। देखो, अगर तुमने ये एक्सप्रेशन लिखा है तो ये तो पता है ना कि इसके हर एक टर्म का यूनिट सेम होगा, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा ना, मतलब AZ का यूनिट वही होगा जो रूट न्यू का है। Z यूनिटलेस है, इसका मतलब A का यूनिट रूट न्यू का यूनिट, और जो न्यू है उसका इकाई हर्ट्ज होता है, इसलिए मैं रूट ऑफ हर्ट्ज लिख दिया। ऐसे यहां भी A जब रूट हर्ट्ज हो जाएगा तो B यूनिटलेस हो जाएगा, ताकि दोनों का यूनिट मिला के रूट न्यू का हो सके। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले खैर, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने नाम सुना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जरा दोबारा पूछ रहा हूं, बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर से बोलो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? सो एटॉमिक नंबर इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल है। अच्छा, एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दीजिएगा जरा मुझे कि आपका, अच्छा इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, हालांकि कुछ स्पेशल नहीं है, कि एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटॉन नंबर। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, so the entire mass of the atom is mainly due to protons and neutrons only. Since these two particles are present in the nucleus, therefore they are collectively called nucleons. मुझे लगता है तुम सबको पता है कि किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का है, तो एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के बराबर है। और चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है, चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो दोनों का कलेक्टिव नेम न्यूक्लियॉन है। क्या है? न्यूक्लियॉन्स। तो जब भी मैं कहूंगा न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये भी बात आप समझ रहे होंगे। और ये भी आप देख सकते हैं कि एज ईच ऑफ दीज पार्टिकल हैज 1 यूनिट मास। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वैसे तो 1.007 AMU प्रोटॉन है, 1.008 AMU न्यूट्रॉन है, लेकिन लगभग 1 है, लगभग 1 है। तो जरा मुझे सोचकर बताओ कि अगर लेट से नियॉन के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं, तो जरा बताओगे नियॉन का एटॉमिक मास क्या लिखा जा सकता है? अगर नियॉन में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं, तो नियॉन का एटॉमिक मास क्या लिख सकते हो? 20, लगभग, क्योंकि उनका मास लगभग यूनिटी होता है। अच्छा, एक और चीज जरा देखिए, किसी एटम का जो मास नंबर है, या जिसको आप एटॉमिक मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। मतलब प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक है।
So the mass number of element is nearly equal to the atomic mass of the element. Mass number और atomic mass same है. And however, the main difference between the two is that mass number is always whole number. Mass number को हमेशा whole number में लिखते हैं, लेकिन atomic mass is usually not a whole number. कई बार fraction आता है, आपको पता ना, कई बार fractional भी होता है, क्योंकि वो 1.0007 1.008 AMU होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन. तो मास नंबर डायरेक्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है. एटॉमिक मास समटाइम्स फ्रैक्शन भी होता है. इसके नीचे ये जो है ये सब आपको पता है. इसमें मैं क्या बताऊं आपको कि अगर x कोई एलिमेंट है, अगर x कोई एलिमेंट है तो यहां जो नीचे लिखते हो ये एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखते हो मास नंबर होता है. क्या मुझे इसको भी बहुत सारा डिटेल बताना पड़ेगा? आप लोग बताइए जरा, क्या मुझे इसको भी बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है? नहीं ना? ठीक है, चलो तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग. जरा बताइए मुझे आइसोटोप्स क्या होते हैं. सोचिए और जवाब दीजिए. व्हाट आर आइसोटोप्स? समस्थानिक जिसे कहते हो, समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमने अभी तक बात कर ली है, छोटी छोटी डिस्कशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. तो अब जरा बता दो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. सेम एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2, 1H3. जैसे कार्बन के आइसोटोप 6C12, 6C14. जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप 8O16, 8O17. तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग. आप इन सभी को देख लो, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर अलग है. अच्छा आप बताओ जरा आइसोबार क्या होता है? सोचो जल्दी से जवाब दो. आइसोबार क्या है? आइसोबार्स. यस, तो आइसोबार जो है तुम्हारे, उनमें इसका उल्टा होता है. क्या उल्टा होता है? कि डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका की सेम मास नंबर है और आपके एटॉमिक नंबर जो है वो अलग है. मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है. डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसी में मैं ऐड कर सकता हूं डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जैसे 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40. अगर आप देखो तो इनमें प्रोटॉन का नंबर 18, 19 और 20 है, लेकिन इनका एटॉमिक मास 40, 40 और 40 है. तो दीज आर नोन एज आइसोबार्स. ठीक, डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर, तो हो गया आइसोबार. चलो एक और बताओ, यहां लिखा है आइसोटोन्स क्या है? व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसोटोन क्या होते हैं बताइए. तो आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जैसे 7 कार्बन 14, न्यूट्रॉन निकालोगे तो 14 माइनस 7 7 आएगा. 15 माइनस, यहां पर मुझे लगता है कि ये आपका जो कार्बन लिखा है ये ठीक नहीं है एग्जाम्पल. ठीक है, जो सही एग्जाम्पल है वो ये दो हैं. जैसे अगर आप देखो तो यहां लिखा है 15 माइनस 7 तो न्यूट्रॉन है 8, और 16 माइनस 8 तो न्यूट्रॉन है 8. तो जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, वो आइसोटोन्स. अच्छा एक टर्म और आता है, जरा बताओ. बताइएगा. आइसोडायाफर्स नाम सुना है? आइसोडायाफर्स. चलो एक और टर्म है, ये भी जानते हैं. आइसोडायाफर्स बताइए. हमारा अगला टर्म है आइसोडायाफर्स.
मैं यहां लिख रहा हूं आइसोडायाफर्स। इस पर भी जेई में एक बार क्वेश्चन आया है। तो आइसोडायाफर क्या है? आइसोडायाफर हैं सेम n माइनस पी वैल्यू, मतलब जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आइसोटोप वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है। आइसोबार वो हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। आइसोटोन वो हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। आइसोडायाफर वो हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है। जरा मुझे एक एग्जांपल दो, आप लोग कोई एक एग्जांपल दीजिए, चलिए बताइए। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है, तो ऐसा कोई एग्जांपल दो, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। फोर बेरिलियम 9, 11 सोडियम 23। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां, जरा देखो। 4 बेरिलियम 9 में प्रोटॉन का नंबर है 4, न्यूट्रॉन का नंबर है 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन हो गए 5 माइनस 4 दैट इज 1। भाई 4 बेरिलियम 9 में प्रोटॉन 4 है, न्यूट्रॉन 9 माइनस 4 5 है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 1 है। यहां देखो, प्रोटॉन का नंबर 11 है, न्यूट्रॉन का नंबर 23 माइनस 11 मतलब 12 है। तो फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 12 माइनस 11 मतलब 1 है। तो यहां भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 1, यहां भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 1। जरा मुझे ओके करो, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? हालांकि बड़ा सिंपल सा डिस्कशन था ये। एक टर्म लास्ट में और बताते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा। एक टर्म लास्ट में और ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर। देखो क्या लिखा है कि ऐसे एटम या आयन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कंपाउंड या आयन या एटम जो भी कह लो जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो। जैसे तुम अगर ध्यान दो तो ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 का मतलब 2 और मिला, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 9 होता है, -1 मतलब 1 मिला, कितना हो गया? 10। सोडियम का 11 होता है, प्लस मतलब 1 गया, बचा कितना? 10। तो ऐसे ही चेक कर लो, तो इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसलिए इनको कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो स्पीसी या आयंस या एटम्स या कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है। आप में से कोई जरा मुझे सोचकर बताए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड और N2O आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? चलो चेक करो, चेक करो और बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और N2O ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? चेक करिए और बताइए जरा। मतलब कंपाउंड्स भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, मुख्य बात बस ये है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर कोई दो अलग अलग कंपाउंड भी हैं, जैसे आप चेक करो तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 है, तो 2 ऑक्सीजन का 8, टोटल कम्स आउट टू बी 22, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर वहां बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7, दूसरा नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, इसके पास भी 22 है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एटम नहीं होते हैं, वो एटम आयन कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो इसका अगर केयर करें तो जरा इस टेबल को फिलअप करो जरा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जल्दी से इस टेबल को फिलअप करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन में अगर बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब होता है 7 नाइट्रोजन 14, तो इसके मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन तो 7 है ही। अगला, और इलेक्ट्रॉन भी 7 लिखा है। अच्छा, इसमें देखो एटॉमिक नंबर 20, न्यूट्रॉन भी 20,
तो जब एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20 और मास नंबर 40, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन या 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन। 16 मास नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन भी 8 हैं और न्यूट्रॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8। ये सब तो आपने कर लिया होगा। और अगला है 45। अच्छा ध्यान रखना, यहां लिखा है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड का मतलब Br माइनस। अगर Br माइनस में 36 इलेक्ट्रॉन हैं तो मतलब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो 35 होगा, या प्रोटॉन भी 35 होंगे। ये बात तो समझते हो ना भाई। ब्रोमाइड आयन में एक नेगेटिव भी तो है, तो अगर ब्रोमाइड में 36 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ब्रोमीन एटम में 35 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक तो नेगेटिव से आया है। और सिमिलरली देखिए यहां पर भी कैल्शियम आयन है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा एक बार दोबारा, क्योंकि मैंने कैल्शियम एटम सोच के कर दिया, कैल्शियम आयन है। तो फिलहाल ये 35, ये 45, एटॉमिक मास 80, और कैल्शियम आयन अगर है तो यहां अगर 20 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं तो शायद मुझे 22 लिखना होगा, क्योंकि अगर एक कैल्शियम का आयन है तो कैल्शियम के आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए कि कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 20 है, +2 होगा तो -2 होकर 18 इलेक्ट्रॉन। भाई कैल्शियम आयन का मतलब प्लस आएगा, माइनस नहीं। तो जरा बताइए मुझे, ओके है? अभी तो ओके है ना? तो ध्यान रखिएगा कि यहां आयन दिया है या एटम दिया है। कैल्शियम आयन है तो अगर इसमें आपका एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन तो 20 होगा, बट कैल्शियम आयन मतलब +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 35 ब्रोमीन 80 है, 35 ब्रोमीन 80 है, तो प्रोटॉन कितने हैं यार? ऑब्वियसली 35 हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में 35 ही है, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 80 - 35 45। सो होप कि आप लोग इसको समझ गए और आपने कर भी लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 18 16 एंड 16, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसी। तो बताओ आपका जो एटम है उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है वहां पर देखिए 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है, तो इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो ये बात तो समझ ही रहे हो यार कि अगर प्रोटॉन 16 और इलेक्ट्रॉन 18 है, अगर प्रोटॉन का नंबर 16 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है, तो ये क्लियर है कि इसके ऊपर -2 यूनिट चार्ज है। तो इसका मतलब उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? अगर वो एटम X है तो X - 2, उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? X - 2। और यहां पर क्या लिख सकते हो, मतलब और अगर बेहतर प्रेजेंटेशन करना है तो यहां पर क्या लिख सकते हो? यहां लिख सकते हो, यहां पर नीचे 16 और यहां पर लिख सकते हो 32। 16x 32, 16 एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन के बराबर, और 32 जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो ये 32। और इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं साथ में -2, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 ज्यादा है। तो बताइए जरा, ओके यहां तक? ये आपको समझ आया? बाकी पहचानते हो तो अलग बात है। अब जैसे 16 एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है, सल्फाइड आयन हो सकता है। अगर मतलब मान लो ये भी आप लिखना चाहें तो सल्फाइड आयन हो सकता है, क्योंकि 16 एटॉमिक नंबर सल्फर का है। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, आज के पूरे डिस्कशन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले एक बार, चलिए दोबारा से आपको बताते हैं। इसमें थोड़ा सा अगेन आप देख रहे हो कि थ्योरी है, तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पर, और या आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले
कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और अल्फा न्यूक्लियस की डिस्कवरी के ही आसपास रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किया हेनरी बेकुरेल ने, और उन्होंने अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। हालांकि अल्फा पार्टिकल का नाम रदरफोर्ड ने रखा, इसीलिए मैंने कहा कि रदरफोर्ड ने अपने ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल से किए, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा स्पेशल पार्टिकल था। अल्फा पार्टिकल जिसका कि मास 4 यूनिट और चार्ज 2 यूनिट है, बीटा जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल है और चार्ज -1 है। बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एक ही है, और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सिर्फ एनर्जी है। अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का या हाइड्रोजन के मास का 4 गुना है, और अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस प्लस या हीलियम एटम के न्यूक्लियस को कहते हैं। हमने ये भी बात की कि अल्फा पार्टिकल का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, सो दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाईली एनर्जेटिक। इनफैक्ट बीटा और गामा उससे भी ज्यादा होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मैंने कहा जेम्स चैडविक ने किया। उसके लिए उन्होंने एक पोलोनियम सैंपल लिया। पोलोनियम की जगह हम कोई भी रेडियो एलिमेंट ले सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल देगा, और उनको जब बेरिलियम पर डाला गया तो उससे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसका मास 1 यूनिट है 1, और उसका जो चार्ज है वो 0 है। तो ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। यहां पर हमने बात की आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक कंपैरेटिव स्टडी, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लगभग नेग्लिजिबल मास के हैं, और चार्ज MKS और CGS में ये है इनका, और ये डिस्कवरर हैं जिन्होंने इसको समझाया हमें। प्रोटॉन 1H1 1.007 करीब AMU है, करीब 1836 गुना है इलेक्ट्रॉन के मास का प्रोटॉन, और चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन का है। ये डिस्कवरर है। न्यूट्रॉन चार्ज 0 है, मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा है, 1.008 1.007 और 0.0005, लगभग नेग्लिजिबल। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी की हमने बात की। फिर हमने बात की कि एक्सरे का डिस्कवरी हुआ जो रॉयंटजन ने किया। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हाईली एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल किया गया, इनके एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया गया वहां पर एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी में। मूजले साहब ने एक हाई एनर्जी सोर्स से डिफरेंट मेटल टारगेट पर जब एनर्जी डाली, मींस इलेक्ट्रॉन डाले, तो वहां डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हमें एक्सरे मिला। उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी और मेटल टारगेट का एटॉमिक नंबर के बीच एक रिलेशन मिला, √μ = A टाइम्स Z-B, जहां की A और B कांस्टेंट हैं, Z मेटल टारगेट का एटॉमिक नंबर और √μ फ्रीक्वेंसी। √μ को AZ-AB भी लिख सकते हैं, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, ग्राफ को एक्सटेंड करोगे नीचे, क्योंकि ये ओरिजिन नहीं है, 0 तो यहां है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप, और इससे उन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, जिसको लेकर बाद में पीरियोडिक टेबल में भी कहा गया कि एटॉमिक नंबर की ही प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, केमिकल और फिजिकल। इसके बाद हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बाद इस पर चर्चा की कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, कि एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल की उसकी पोजीशन के हिसाब से है। मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी पोजीशन भी बताता है पीरियोडिक टेबल में। प्रोटॉन के नंबर के भी बराबर है, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे। देन हमने चर्चा की इस पर कुछ एक क्वेश्चंस, एंड देन हमने बात किया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर बेस्ड इन कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सब हम लोगों ने बात की। एंड देन ये हमारे कुछ क्वेश्चंस। जरा मुझे क्लियर करो कि यहां तक आप लोगों को समझ आया, मतलब ये सब क्लियर है आपको, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो बढ़ेंगे आगे तब बात करेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ये हमारा डिस्कशन होगा फर्दर, और मैं आपको PDF शेयर कर लूंगा, ये आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बातचीत करेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट की। एक आइडिया दे रहा हूं, डिस्कशन कल करूंगा, एक आइडिया जस्ट दे रहा हूं।
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। एक आइडिया सुनिएगा, जैसा कि मैंने कहा सुनिएगा जरा, एक छोटी सी कहानी है। रदरफोर्ड साहब को अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है उसका डिस्कवरर या कह लो न्यूक्लियस का डिस्कवरर कहा जाता है। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट किया था मर्सडेन ने। साइंटिस्ट का नाम है हैंस मर्सडेन, मार्सडेन कह लो। इनफैक्ट क्या नाम बता रहा हूं मैं, हैंस मार्सडेन। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। ये कौन थे, समझो बात को। रदरफोर्ड, आपका जो आप लोगों ने नाम सुना है, रदरफोर्ड के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, गीगर। गीगर क्या थे, रदरफोर्ड के असिस्टेंट थे। और हैंस मार्सडेन क्या थे, हैंस मार्सडेन जो है वो रिसर्च स्टूडेंट थे जो इनके अंडर में काम करते थे। किसके, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के कहने पर ही हैंस मार्सडेन से एक्सपेरिमेंट करवाया गया। और किसने इनको इंस्टेट किया, रदरफोर्ड ने। बीच में कौन था, गीगर। मतलब रदरफोर्ड ने गीगर से कहा कि जरा उस स्टूडेंट से बोलो कि वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करे। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ है, कहने को तो रदरफोर्ड का ही नाम आता है क्योंकि आइडिया तो रदरफोर्ड का था, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली गीगर और हैंस मार्सडेन ने मिलकर किया है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कई बार हैंस मार्सडेन या मार्सडेन गीगर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था, आइडिया रदरफोर्ड का था, इसलिए बोला तो यही जाएगा ना यार, ऑब्वियसली जिसका आइडिया है कि रदरफोर्ड सा एक्सपेरिमेंट है। आइडिया क्या था, उन्होंने किया क्या था, उन्होंने किया बस यही था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपके सामने फिगर है, कि एक इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, बात को समझो, रेडिएशन सोर्स रेडियम लिया इन्होंने। रेडियम की जगह, हम फिर वही कह रहा हूं कि रेडियम की जगह हम कोई भी और मटेरियल ले सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। और उसको उन्होंने एक गोल्ड फॉइल पर डाला और उससे उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। तो वो सब रिजल्ट्स क्या थे, ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बात करेंगे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ।